like a Hellcat. Hello my dear friends, welcome to my channel The Legal Yatra Global. Myself Mohammad Wali Iftikhar Advocate welcomes you all. और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मैंने कहा था कि मैं एवोल्यूशन ऑफ लॉ के ऊपर बात करूँगा, तो मैं अपना ये वीडियो लेके हाजिर हूँ आप सबके सामने। तो एवोल्यूशन ऑफ लॉ से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि लॉ क्या होता है। तो लॉ इज़ अ सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री रन्स। और इसकी दूसरी डेफिनेशन है कि इट इज़ अ कोडिफाइड सेट ऑफ रूल्स विच आर इन्फोर्सिबल बाय द कोर्ट्स ऑफ लॉ। कहने का मतलब ये है कि ये वो रूल्स होते हैं, ये विधि को इस तरह से डिफ़ाइन किया गया है जिसकी बेसिस के ऊपर आपका राज्य चलता है, आपका देश चलता है, और लोगों को ये बताया जाता है कि सभ्य तरह से कैसे रहा जाए। आपका लोकतंत्र आपकी विधि का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और जितने भी नागरिक हैं उनसे ये चीज़ बताई जाती है कि एक बेसिक तरीक़े से किस तरह से रहा जाता है, एक सही तरीक़े से सभ्य तरीक़े से कैसे रहा जाता है। जैसे आपके राइट्स, आपकी लिबर्टी, आपकी फ्रीडम और जितने भी राइट्स आपके पास हैं और उसके साथ ड्यूटीज़, उन सब को कैसे इन्फोर्स किया जाए, ये क़ानून आपको बताता है। इसको इंग्लिश में लॉ कहते हैं, हिंदी में विधि शास्त्र कहते हैं, और उर्दू में क़ानून कहते हैं। ठीक है। अब दूसरी जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी कि हमने ये बता दिया कि लॉ क्या होता है, हमने उसके बारे में ये भी बता दिया कि वो क्यों बनाया जाता है, और सबसे बड़ी बात ये कि एक चीज़ और है कि वो कोडिफाइड सेट ऑफ रूल्स होता है। कोडिफाइड सेट ऑफ रूल्स का मतलब जिसको पार्लियामेंट एक्ट के फॉर्म में बनाती है, जिसको हम स्टैट्यूट भी कहते हैं, एक्ट भी कहते हैं, बिल भी कहते हैं, और वो कोडिफाइड फॉर्म में होता है। फॉर एग्जाम्पल इसके कई एग्जाम्पल हैं, जैसे इंडियन पीनल कोड है, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। इनको कहा जाता है कि इसमें सेक्शंस होते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन भी कोडिफाइड है, लेकिन उसको कहा जाता है कि उसमें आर्टिकल्स होते हैं। इसके बारे में हम आपसे आगे बात करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि ये इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट्स होता है। इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट्स इस वजह से होता है कि सुप्रीम कोर्ट को थर्ड चेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, और जितने भी कोर्ट्स होते हैं, चाहे ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, चाहे हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, साथ में ट्राइब्यूनल्स भी, ठीक है, ये इन सब का काम ये होता है कि ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, ये लॉ को इन्फोर्स करती हैं, ये लोगों को जस्टिस दिलाती हैं। ठीक है। तो लॉ का मतलब ये भी है कि वो कोडिफाइड सेट ऑफ रूल्स जिसको कोर्ट्स द्वारा इन्फोर्स किया जाए, और एक कोर्ट्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट एम होता है टू ब्रिंग जस्टिस एंड टू ब्रिंग पीस फॉर द पीपल लिविंग इन द सोसाइटी। ठीक है। अब हम बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ लॉ के ऊपर। ठीक है। अब एवोल्यूशन ऑफ लॉ एवोल्यूट कहाँ से हुआ? बहुत सी बातें इन चीज़ों को रिलेट करती हैं कि जो भी जितनी भी रिलीजियस बुक्स हैं, लॉ से आया, ये बात भी बिल्कुल सही है। कई रिलीजियस बुक्स हैं जो लॉ की प्रीचिंग्स देती हैं, टीचिंग्स देती हैं, और रिलीजन इज़ अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉ। सब एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। जैसे सोशल साइंसेज हैं, सोशल साइंसेज में सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स है, उसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है एथिक्स। तो एथिक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिलीजन। अब दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि एवोल्यूशन ऑफ लॉ आया कैसे? जब से सिविलाइजेशन शुरू हुआ है, अगर हम एंशिएंट एरा में जाएं, जब से हमारा सिविलाइजेशन शुरू हुआ है, तब से क़ानून वजूद में है। चाहे आप क्रिमिनल लॉ की बात करें, चाहे आप सिविल लॉ की बात करें, क्योंकि जैसे ही लोग वजूद में आए, वो सोसाइटी उन्होंने फॉर्म की, उन्होंने एक साथ रहना शुरू किया, तो लॉ की भी शुरुआत वहीं से हुई। उनको बताना कि आपको किस तरह से रहना, उनकी क्या राइट्स हैं, उनकी क्या ड्यूटीज़ है। फिर क्रिमिनल लॉ जिसे कहिए प्रिवेल किया, लोगों ने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करना शुरू की, उसके लिए उनको पनिशमेंट मिलना शुरू हुआ, जिसको हिंदी में दंड कहते हैं, ठीक है, और उर्दू में सज़ा कहते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे एक बेसिक बात करेंगे कि जब एवोल्यूशन ऑफ लॉ हुआ, तो एवोल्यूशन ऑफ लॉ का एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इट date back many human communities are being changed into the social norms of organization and behavior। कई ह्यूमन कम्युनिटीज़ थी जो हॉर्ड्स में रहती थी, फॉर एग्जांपल कबीले में रहती थी, उनको रहने का ढंग नहीं आता था एंशिएंट एरा में, जब स्टोन एज थी, और वहाँ से लेके आज तक बहुत सी तब्दीली हुई है। तो उस तब्दीली का जो एकमात्र कारण है वो क़ानून है।
ठीक है। तो उनको सोसाइटी में रहना आया, उनको सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाना आई, और उनका बिहेवियर, उनकी बेसिक साइकोलॉजी, ये सारी की सारी चीज़ें लॉ के थ्रू डेवलप हुई। अब उसके बाद क्या चीज़, जब हमारे पास कानून नहीं था, कोडिफाइड लॉ नहीं था, तब क्या होता था? तब ये होता था कि कस्टमरी प्रैक्टिसेस चलती थी, कस्टमरी प्रैक्टिसेस चलती थी, और उन्हीं कस्टमरी प्रैक्टिसेस की बेसिस के ऊपर कानून बहुत सालों तक लोगों ने प्रैक्टिस किया। उसके बाद उन कस्टमरी प्रैक्टिसेस में से बहुत से अंश, जब हमने अपने कानून को कोडिफाई किया, उसको बनाया, तो उसमें बहुत से अंश हमने उस कानून में डाले। लेकिन कस्टमरी प्रैक्टिसेस के ऊपर आज भी कोडिफाइड लॉ भारी है, क्योंकि वो कोडिफाइड लॉ है, और कोडिफाइड लॉ की अपनी एक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस होती है। ऑन द अदर साइड कस्टमरी लॉ की भी अपनी प्रैक्टिसेस होती है। फॉर एग्जांपल हम कोई पार्टी करते हैं, या हम मैरिज सेरेमनीज करते हैं, या हम किसी भी तरह की कोई भी चीज़ करते हैं, तो वो एक तरह की कस्टमरी प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है। अब लॉ का मतलब ये है कि हमको अपनी राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में बताया। अगर हमारे साथ कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है तो हम FIR करेंगे। अगर हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर किसी ने जबरन जिसे कहिए कब्जा कर लिया है, तो हम सूट फॉर पोजेशन करेंगे, नहीं तो हम परमानेंट इंजंक्शन का केस करेंगे, ठीक है। अगर हमको किसी से कोई अग्रीमेंट करना है, उसका मकान ख़रीदना है, तो हम उसके साथ सेल डीड करेंगे। अगर हमको अपनी प्रॉपर्टी किराए पे देनी है तो हम लीज डीड करेंगे। तो इन चीज़ों के बारे में भी मैं अपने चैनल द लीगल यात्रा ग्लोबल में आपसे आगे के एपिसोड्स में, आगे के वीडियोज़ में बात करूँगा। तो जो मुद्दे की बात है वो ये है कि ये सारी की सारी चीज़ें चलती रहीं, आज भी बहुत हद तक चलती हैं, और इसमें बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं जिसको प्रैक्टिस किया जाता है। इसमें कई कस्टमरी रूल्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं। अब ये बात की जाती है कि लॉ इज़ नॉट मेड, इट इज़ डिस्कवर्ड। येस, इट इज़ डिस्कवर्ड। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय द प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल। जब लोगों को ये समझ में आने लगा कि कानून उस तरह से होना चाहिए जिससे लोगों को फ़ायदा हो सके, जो भी हमारे सिटीजन्स हैं, जो भी लोग हैं, उनको किसी भी तरह का नुकसान ना हो, तो कानून हमेशा उस तरह से हो जो लोगों के भविष्य को उज्ज्वल बनाए, जो लोगों को सपोर्ट करे, और जो हमको बता सके कि हम कहाँ सही हैं और कहाँ गलत हैं। क्योंकि अगर आपको हर बार आदमी ये बताएगा कि आप सही हैं, तो आप हर बार सही नहीं हो सकते। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि कहाँ पे हम गलत हो सकते हैं, कहाँ पे हम सही हो सकते हैं। तो ये जो एक बेसिक प्रैक्टिस होती है लॉ की, वो लोगों के हिसाब से होती है और एक पॉजिटिव आउटलुक पे होती है। अगर कोई गलत लॉ होगा तो वो प्रिवेल नहीं कर पाएगा सोसाइटी में, और गलत लॉ बनेगा भी नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लॉ बनने का रीज़न ये होता है कि अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी, अपलिफ्टमेंट ऑफ द मासेस, टू रेज द एजुकेशनल स्टैंडर्ड, टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी, टू गिव अपलिफ्टमेंट टू द सोसाइटियल नॉर्म्स, और टू ब्रिंग ग्रेट बेनिफिट टू द कंट्री, टू द स्टेट एंड एवरीवन ऑल अराउंड। अब सिंपल सी बात यह है कि लॉ को एक प्रोसेस कहा जाता है जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस इन्वॉल्व करती है कई जनरेशन्स का, क्योंकि पुराने ज़माने से, ज़माने क़दीम से कई चीज़ें चली आ रही हैं, और हमने उसको अपने क़ानून में ऐड किया है, हमने उन चीज़ों को प्रैक्टिस किया है, वो कस्टमरी प्रैक्टिसेस हों या कोडिफाइड लॉ की प्रैक्टिसेस हों, लॉ अमेंड भी होते हैं, लॉ चेंज भी होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें लॉ का एक पार्ट होती हैं, और ये एवोल्यूशन ऑफ लॉ का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री की बात करते हैं तो एवोल्यूशन ऑफ लॉ की बात है तो वहाँ तो हिस्ट्री है ही है, क्योंकि हिस्ट्री डिस्कवर्स द पास्ट, और जूरिस्प्रूडेंस में हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस भी है। तो इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब सबसे पहला लॉ कैसे बना, जो बेसिक लॉज थे वो कैसे बने? बाई द 22nd सेंचुरी BC, तो एक एंशिएंट सुमेरियन रूलर था जिसका नाम था उर-नमू। उसने पहले कानून को फॉर्मुलेट किया, एक पहले फर्स्ट लॉ कोड को फॉर्मुलेट किया, जिसमें स्टेटमेंट्स थे इफ एंड देन। जैसे हम लोगों के एक्ट में, या हम लोग पिटिशन फाइल करते हैं तो उसमें दैट होता है, उसमें और तरह के कुछ स्पेसिफिक नॉर्म्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक लेटर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नॉट विद स्टैंडिंग भी एक वर्ड होता है, ऐसे कई वर्ड्स होते हैं। तो इन्होंने जो फर्स्ट लॉ कोड कोडिफाई किया, वो उसमें जो स्टेटमेंट्स थे वो थे इफ एंड देन, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, पहला लॉ बन गया। इसका ये मतलब तो नहीं कि आगे लॉ बनना खत्म हो गया। फिर अराउंड 1760 BC किंग हमूराबी, उसने फर्दर डेवलप किया बेबीलोनियन लॉ। किंग हमूराबी ने बेबीलोनियन लॉ को डेवलप किया बाय कोडिफाइंग एंड इंस्क्राइबिंग द लॉ ऑन स्टोन। स्टोन के ऊपर, एक पत्थर के ऊपर उन्होंने कानून को इंस्क्राइब किया,
और लिखवाया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ग्रीक्स की जो फिलॉसफी है उसको हम लोग बहुत मानते हैं, प्लेटो और एरिस्टोटल की जो थ्योरी ऑफ स्टेट है, और उसके अलावा भी कई एंशिएंट ग्रीक फिलॉसफीज हैं, हम उनको मानते हैं। तो ग्रीक में अगर आप ग्रीस की बात करें तो ग्रीक्स वर ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट, और उन्होंने कई मेजर इनोवेशंस किए इन द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। और जो मेजर इनोवेशंस थे वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के ऊपर थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर उन्होंने कई मेजर इनोवेशंस और एक्सपेरिमेंटेशंस की। तो ये चीज़ें आपके एवोल्यूशन ऑफ लॉ को बहुत इंपॉर्टेंट बताती हैं कि आपका एवोल्यूशन ऑफ लॉ कैसा है। और मैं एक चीज़ और भी बताऊंगा कि अगर हम एवोल्यूशन ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं तो फिर हम उसमें उस आदमी की भी बात करें जिसको फादर ऑफ लॉ कहा जाता है। तो फादर ऑफ लॉ मार्कस टलियस सिजरो को कहा जाता है। मार्कस टलियस सिजरो वॉज अ रोमन फिलोसफर, अ पॉलिटिशियन, अ लॉयर, एन ओरेटर, एक जबरदस्त पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, और वो एक कॉन्सुल भी था जो एक पॉलिटिकल अथॉरिटी की एक बहुत बड़ी पोस्ट को शेयर करता था। और दूसरी सबसे बड़ी बात, एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट भी था। वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बहुत अच्छी सोच थी उसकी उनकी बहुत अच्छी थ्योरीज थी। तो उनको फादर ऑफ लॉ कहा जाता है। उनको बहुत वाइडली ही इज फेमस। he is not only a great orator, a lawyer, a political philosopher, but अकॉर्डिंग टू मी ही इज ऑल्सो अ सोशल इंजीनियर। जो आदमी लॉ की फील्ड में इतनी चीज़ों को हेल्ड कर रहा है वो एक तरह से एक सोशल इंजीनियर भी है, जिसको रस्को पाउंड की थ्योरी सोशल इंजीनियरिंग के ऊपर प्राइवेट इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट और कई चीज़ों के ऊपर बात करती है। तो एक मेरी थिंकिंग है वो मैं रोमन फिलोसफी से भी अगर मैं बात करूँ या ग्रीक फिलोसफी की भी बात करूँ, तो अगर कोई इस लेवल पे लॉ की हर फील्ड्स में है तो उसको मैं एक तरह से एक सोशल इंजीनियर भी कहूँगा, क्योंकि उसने सोसाइटी की इंजीनियरिंग की है अपनी नॉलेज के ऊपर, अपनी थ्योरी के ऊपर और अपनी इंटेलिजेंस और हार्डवर्क के ऊपर। अब हम यहाँ पे बात करते हैं थ्योरीज ऑफ लॉ की, कि कितने तरह की थ्योरीज होती हैं। नेचुरल थ्योरी होती है, पॉजिटिव थ्योरी होती है, रियलिस्ट लॉ थ्योरी है, मार्क्सिस्ट थ्योरी है। जैसे लॉ स्कूल्स होते हैं, जैसे सबसे पहले नेचुरल लॉ स्कूल है, फिर स्कूल ऑफ एनालिटिकल पॉजिटिविज्म है, फिर सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है, हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ है, रियलिस्ट स्कूल ऑफ लॉ है। इन चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे कि ये चीज़ें क्या कहती हैं। तो ये आपका एवोल्यूशन ऑफ लॉ है और ये एवोल्यूशन ऑफ लॉ का फर्स्ट पार्ट है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में एवोल्यूशन ऑफ लॉ के अपने सेकेंड वीडियो में, अपने सेकेंड एपिसोड में मैं एवोल्यूशन ऑफ लॉ इन रेफरेंस टू इंडिया के ऊपर बात करूंगा और मैं बताऊंगा कि लॉ का एवोल्यूशन भारतवर्ष में कैसे हुआ, कि कैसे हमारी भारतीय संस्कृति ने लॉ को अडेप्ट किया और कैसे एंशिएंट एरा से लेके मॉडर्न एरा तक लॉ का एक स्कोप है और लॉ को एक तरह से फॉलो किया जा रहा है। बहुत से लोग लॉ की स्टडीज़ करना चाहते हैं, वो इंजीनियरिंग करके MBA करके लॉ में जाना चाहते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अपने अगले पार्ट में, एवोल्यूशन ऑफ लॉ का ये पहला पार्ट है, अपने अगले पार्ट में मैं आपको एवोल्यूशन ऑफ लॉ के बारे में इंडिया के रेफरेंस से बताता हूँ कि इंडिया में लॉ का एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई चैनल। और मैंने अपने लिंक्डइन के, इंस्टाग्राम के, फेसबुक के सबके लिंक्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। एंड फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल द लीगल यात्रा ग्लोबल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।